जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नालंदा यूनिवर्स 77 पर स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 यानी कि यूपीएसआई 2024 के जितने भी मुख्य सब्जेक्ट, उन सभी मुख्य सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट यानी कि एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे दोस्तों, वो आपके एसआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी जितने दिए रहेंगे उसको भी एक्सप्लेन कर समझाया जाएगा दोस्तों। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए कि आपका बढ़िया नंबर से, अच्छे नंबर से यूपीएसआई में सिलेक्शन हो दोस्तों। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करिए। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी यूपीएसआई के बारे में, हिंदी प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का हिंदी प्रैक्टिस सेट है। और हिंदी कितना इंपॉर्टेंट है शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सभी को मालूम होगा कि हिंदी यूपीएसआई में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब दोस्तों, ये हिंदी का सीरीज है। उसके बाद में जो भी जीएस से संबंधित, इन सभी से संबंधित सीरीज स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी थोड़ी सी मेहनत, कॉन्टीन्यूटी के साथ अगर आप लंबे समय तक मेहनत कर रहे हैं, कुछ महीने, तो दोस्तों आपका सपना जरूर पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो और अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला सवाल है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है। एक बार हमेशा ध्यान देना, चाहे ये एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम, हमेशा सवाल को सही से पढ़ा करो। जैसे सवाल को आपने एक दो बार पढ़ा सही से, उत्तर उत्तर आपके आस पास रहेगा। ठीक है, तो हमेशा सवाल को सही से पढ़ा करो। फिर से हम लोग पढ़ते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से और कब तक का है। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का। अब थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल है दोस्तों, वो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक का है। अगर कभी कोई पूछ ले कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है, यहाँ तो हमने पूछा आधुनिक। अच्छा, कोई कोई पूछ सकता है एग्जाम में ना कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल। तो दोस्तों, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल पूछ लिया जाए तो 1500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व, ध्यान देना ईसा पूर्व है। ठीक है, तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना, ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन चीज़ पर ध्यान देना, गौर करना। ये क्या हो गया, ये हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल। ठीक है, अब एक सवाल और इसमें बन सकता है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या होगा। ठीक है, तो मध्यकालीन का हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 तक। ठीक है, ईस्वी। तो एक सवाल हम लोगों ने बात किया था, लेकिन मैंने आपको दो सवाल का उत्तर और भी बता दिया। तो मेरे वीडियो में आपको ये फायदा होने वाला है कि मैं कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप कहीं से सवाल पूछ ले, उत्तर तो आपको आएगा ही आएगा। हिंदी का, जीएस का, जितने भी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, आपका सवाल नहीं छूटने वाला है। बस ये है कि जितना मैं मेहनत करूँ उतना आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सी यानी कि 1000 ईस्वी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हिंदी भाषा का जो आरंभ है दोस्तों, वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम अवस्था अपभ्रंश भाषा थी, जिससे आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास प्रारंभ होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही, ये ध्यान देना, उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। अनुक्रम मतलब हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम मतलब होता है सबसे पहला, उसके बाद में, यानी कि सबसे पुराना, फिर उससे नया, धीरे धीरे इस समय क्या है, ऐसा पूछा गया। अभी देखो आप समझ जाओगे। उत्तर सही हो जाएगा आपका डी, डी वाला, यानी कि सबसे पहला क्या था, पहले था पाली, फिर पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, तो क्या पूछा गया, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम। तो ये याद कर लेना, क्योंकि अब याद क्यों कर लेना, देखना इसलिए याद कर लेना क्योंकि ये सवाल घुमा के भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए दो दे दिया, ऑप्शन 2 दे दिया, अपभ्रंश और हिंदी। अगर ये पूछ ले कि इन दोनों में सही अनुक्रम क्या है, तो जब आपको सीरियल वाइज मालूम रहेगा तभी तो आप उत्तर दे सकते हैं। इसलिए याद कर लो, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ऐसे भी अप ही, यानी अरे कुछ भी ट्रिक करके यूज़ कर सकते हो। जैसे कह सकते हो पापा अही, ऐसे भी याद कर सकते हो। पापा ही, इस पास से हो गया पाली, और प्रा से हो गया प्राकृत,
छोटा से हो गया अपभ्रंश और ही से हो गया हिंदी। तो याद करने का आप कुछ भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। अगला सवाल इसमें है, थोड़ा ऑप्शन जो है थोड़ा दूर हो गया, कोई बात नहीं। पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देना, क्या पूछा गया? पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए अपभ्रंश, और 3 यहाँ पर और नाम है, जैसे सी वाला बी, माफ करिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है, यहाँ बी ऐसा होना चाहिए था, सी ऐसा होना चाहिए। कोई बात नहीं, इतना तो समझदार हो भाई आप लोग, आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। ए वाला आप लोगों ने ऑप्शन देखा, ए में क्या है? अपभ्रंश, ठीक है। और बी में क्या है? बी में है प्राकृत, सी में है अब्राचड़, ठीक है, और डी में है मगधी। अब इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी वाला हो जाएगा, यानी कि प्राकृत, ठीक है। तो क्या पूछा गया? पाली भाषा का अन्य एक नाम क्या? तो क्या हो जाएगा? बी, यानी कि प्राकृत, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बात कर लें। पाली भाषा को सबसे पुरानी प्राकृत भाषा कहा जाता है, ठीक है। सिंघल और श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर इसको कहते हैं मगधी। क्या कहते हैं? मगधी, ठीक है। क्या कहते हैं? मगधी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही भाषा बोली जाती थी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। यहां पर है, पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है? 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो पाली भाषा का संबंध निम्न में से किस साहित्य से मुख्य रूप से, देखो ये मुख्य रूप जब पूछ लिया जाए तो मुख्य रूप से यानी कि मतलब सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध साहित्य, ना, मुख्य रूप से मतलब हुआ कि सबसे मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हो, तो हो जाएगा बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बौद्ध साहित्य के बारे में तो जान गए आप लोग, यानी कि बौद्ध साहित्य का जो जुड़ाव है वो है पाली भाषा से। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि जैन धर्म से कौन सा जुड़ाव है? तो दोस्तों जैन धर्म से प्राकृत भाषा का जुड़ाव, ठीक है। संबंध मानिए कि मुख्य रूप से किसका है? प्राकृत भाषा का, ठीक है। किससे? तो जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म का मुख्य रूप से हो जाएगा प्राकृत भाषा, और पाली भाषा का बौद्ध साहित्य, ठीक है। यानी कि वही बात हुई। तो देखो मैंने एक सवाल में 2 सवाल आप सभी को बता दिए, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान देना। अब दोस्तों इस सवाल में पूछा गया है प्रश्न नंबर 6 में कि पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? व्याकरण कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कच्छायन, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो इसमें क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना कि पाली भाषा के एक अन्य और भी व्याकरण हैं जिनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, वो है मोगलान, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम में तो इनका नाम सही है, लेकिन एक नाम और है जिनको आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कभी भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक। और जैसा हम लोगों ने बात किया कि पाली भाषा मुख्यतः किससे संबंधित है, तो अभी हम लोगों ने जाना कि बौद्ध धर्म से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मिनट चाहिए, थोड़ा ये पेन जो है सही से नहीं चल रहा है इस पर, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, नहीं वो मैं लिख दूंगा, नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा, तो समझ जाना बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो आपको ये सब मालूम हुआ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना कि पाली भाषा में दोस्तों कुछ ग्रंथ जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहला हो जाएगा धम्मपद ग्रंथ, ठीक है। ध्यान देना, धम्मपद ग्रंथ, ठीक। ये चीज़ ध्यान दे लो, सोच लो, समझ लो, ठीक है। फिर आएगा नंबर 2 पे, मैं लिख दे रहा हूँ मिलिंद पन्हो, ठीक है, ये भी ध्यान देना। और नंबर 3 पे है महावंश, ठीक है, ये भी ध्यान देना, महावंश। तो मैंने इतना कुछ आपको बता दिया इससे संबंधित, तो इतना कुछ मालूम होना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे सवाल बात करेंगे, ये हो गया ना। हाँ, प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ? तो प्रश्न नंबर 7 का देखो सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ गया, देखो प्रश्न नंबर जो 7 का दोस्तों, तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाने वाला है। देखो सवाल क्या होगा, या पूछा गया हिंदी भाषा का जन्म निम्न में से किससे हुआ? यहाँ पूछा गया जन्म यानी क्या हो गया? जननी, जो जन्म देता है उसे कहते हैं जननी, ठीक है। तो अगर ऐसा बात आ जाए दोस्तों कि हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ, तो इनमें से अगर बात आ जाए तो पहली चीज़ तो आप ही जानो कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है संस्कृत से, ठीक है। किससे हुआ है? संस्कृत से, ठीक है। अगर ये पूछ ले जाए कि हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है, ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? अपभ्रंश, ठीक। तो अगर पूछ ले जननी तो संस्कृत, लेकिन पूछ ले विकास तो अपभ्रंश, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपभ्रंश भी है, ठीक है, यहाँ पर वैदिक संस्कृत भी है, लौकिक संस्कृत भी है, पाली संस्कृत भी है, लेकिन हम आपको कोई एक ही तो उत्तर मालूम होना चाहिए। तो हम पूर्णतः अपभ्रंश भी नहीं कह सकते और ना पूर्णतः संस्कृत भी नहीं कह सकते। लेकिन अगर सवाल में 2 ऑप्शन है, जैसे अपभ्रंश लिखा रहे और संस्कृत लिखा रहे, दोनों लिखा रहे, ठीक है,
मान लीजिए यहाँ पर तो लिखा है पाली संस्कृत, लेकिन यहाँ पर अगर केवल संस्कृत होता है, ठीक है, तो यहाँ होता संस्कृत, मान लीजिए यहाँ होता अपभ्रंश। अब ये सवाल पूछ लिया जाता, तो आपका उत्तर होना चाहिए था संस्कृत, ठीक है, क्या होना चाहिए था, संस्कृत। लेकिन अगर कभी ये पूछ ले सवाल कि हिंदी भाषा जो है उसका विकास किस भाषा, इसका विकास किससे हुआ, तो बताना है अपभ्रंश, ठीक है। तो ये सवाल अक्सर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जब कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसका ऑप्शन 2 हो, यानी माफ करिए उत्तर 2 हो, तो वैसे सवाल में आप कुछ भी उत्तर लगा देंगे, सही उत्तर वहाँ जब एग्जाम में मतलब कॉपी वॉपी आपकी जब चेक होती है उसी के अनुसार नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको 2 चीज़ मालूम कर लो कि हिंदी भाषा का अगर पूछा जाए जननी यानी जन्म के बारे में तो संस्कृत होगा, लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास तो अपभ्रंश होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन। देखिए वही सवाल आ गया, अभी हम लोगों ने बात किया, तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया, हिंदी की आदि जननी कौन है, आपको मालूम होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा सी वाला यानी कि संस्कृत, ठीक है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9। इससे पूछा गया है कि विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि प्राकृत, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्राकृत भाषा का सर्वाधिक उपयोग कह सकते हो या फिर प्रयोग जो है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ठीक है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म अपभ्रंश से हुआ है, तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्या पूछा गया है, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम, तो जाहिर सी बात है भाई यही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर यहाँ पर है 10, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ, प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपभ्रंश, ठीक है। तो भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्यकाल को अपभ्रंश काल कहा जाता है, इतना कुछ मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। अपभ्रंशों से ही आधुनिक आर्य भाषाओं जैसे कि हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाब, उर्दू, ठीक है, इन सब का विकास हुआ है, तो इतना कुछ भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है कि अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्य। प्रश्न नंबर आ जाइए आप 12 पे। इसमें कहा जाता है दोस्तों कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है। हम लोगों ने कई बार बात कर चुके हैं इस पर, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाइए। इनमें है कि अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक। अब थोड़ा और जानकारी ले लो। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, जिसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। कभी पूछ रहे कि संधिकालीन भाषा किसे कहते हैं, तो ध्यान सुनना मेरी बात को। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा, देखना अपभ्रंश मध्यकालीन में लिख देता हूँ, एम से मध्यकालीन मान लेना। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा तथा आधुनिक, ए से आधुनिक मान लेना, आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी यानी जो इनको जोड़ता है उसको कहते हैं संधिकालीन भाषा, ठीक है। तो देखो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें कहा गया 14 में कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मी लिपि, ठीक है। तो अधिकतर जो भारतीय भाषा है उनका विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, ठीक है। अब ब्राह्मी लिपि में भी 2 शाखाएं होती हैं, पहला है उत्तरी, दूसरा है दक्षिणी। तो पहला क्या हो जाएगा उत्तरी, दूसरा क्या है दक्षिणी, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे उत्तरी जो ब्राह्मी लिपि है, इससे गुप्त लिपि, कुटील लिपि, शारदा लिपि, नागरी या फिर देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। बस मैं 15 सवाल तक की बात करूँगी क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खड़ी बोली, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, देख लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली, ठीक। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है, ये चीज़ भी आपको मालूम होना चाहिए। खैर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी में बहुत सारी भाषाएं शामिल हैं, जैसे कि ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, राजस्थानी, ठीक है। तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है, ये एक चीज़ मालूम होना चाहिए। और पश्चिमी हिंदी में क्या क्या कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और राजस्थानी, ठीक है। और पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, किससे, शौरसेनी, लिख देता हूँ शौरसेनी। तो इतना कुछ तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कराऊंगा, 15 सवाल ही रहेंगे। मैं खैर ये तो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 8-10 मिनट का ही वीडियो रहे और लगभग
30-40 वीडियो हिंदी का, ऐसे ही 30-40 हर सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन यूपीएसआई में होकर ही रहेगा, बस कॉन्फिडेंस में रहना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।